इसी क्षण से आपके घर के भीतर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बिना आपकी जरा सी भी शंका के आपके कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हो। यह एक ऐसा वस्तु हो सकती है जो आपके जीवन में किसी स्नेहपूर्ण इशारे, प्रेम की अभिव्यक्ति या देखने में बिल्कुल निर्दोष उपहार के रूप में आई हो, लेकिन जैसे ही वह आपके निजी स्थान में प्रवेश करती है, वह एक मौन प्रभाव पैदा करने लगती है। ऐसा वातावरण बनाती है जिसे कई लोग लगातार होने वाले टकराव, स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक कठिनाइयों या लगातार महसूस होने वाले अवरोध से जोड़ते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि वह वस्तु अक्सर सबकी नजर में होती है, रोजमर्रा की सजावट का हिस्सा बनी रहती है, जबकि प्रतीकात्मक रूप से आपके और आपके साथ रहने वालों के संतुलन को प्रभावित करती रहती है। इस सामग्री में यह समझाया जाएगा कि कुछ वस्तुओं की पहचान कैसे की जाए, जिनके बारे में प्राचीन मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि वे घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि यह कैसे पहचाना जाए कि कोई चीज आपके कल्याण के अनुरूप नहीं है और असुविधा पैदा करने वाले तत्वों को निष्क्रिय करने या हटाने के लिए कौन से प्रतीकात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। कई लोगों का विश्वास है कि इन संकेतों को नजरअंदाज करने से समय के साथ प्रभाव और तीव्र हो सकता है, इसलिए ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में एक ऐसे तत्व पर चर्चा की जाएगी जो इन मान्यताओं के अनुसार अधिकांश घरों में मौजूद होता है और जिसकी प्रभावशीलता विशेष रूप से प्रबल मानी जाती है। आगे बढ़ने से पहले इन परंपराओं का पालन करने वाले लोग अक्सर व्यक्तिगत उद्देश्य की एक घोषणा करने की सलाह देते हैं, जिसे संरक्षण और जागरूकता का एक प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है। इस प्रकार के कथन भय उत्पन्न करने के लिए नहीं होते, बल्कि सीमाएं तय करने और अपने निजी स्थान की देखभाल के विचार को सुदृढ़ करने के लिए होते हैं। इसी तरह इस जानकारी को साझा करना भी अक्सर अपने करीबी लोगों को उन पहलुओं के प्रति सचेत करने का एक तरीका माना जाता है जिन पर शायद उन्होंने पहले कभी विचार न किया हो। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह विश्वास मौजूद है कि वस्तुएं केवल अर्थहीन पदार्थ नहीं होती। अनेक परंपराएं मानती हैं कि वे उद्देश्य से आवेशित हो सकती हैं और जिस वातावरण में रहती हैं उस पर प्रतीकात्मक प्रभाव डालती हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी वस्तु को घर में रखता है तो माना जाता है कि वह वस्तु एक स्थायी केंद्र की तरह काम करती है और उस आवेश को मजबूत करती रहती है, क्योंकि वह दैनिक जीवन में लगातार उपस्थित रहती है। बाहरी या अस्थायी क्रियाओं के विपरीत घर के भीतर मौजूद वस्तु हर समय सक्रिय रहती है, लोगों के साथ उनके विश्राम, कार्य और पारिवारिक समय के दौरान भी। इन मान्यताओं के अनुसार इस स्थिति का सबसे नाजुक पहलू यह है कि वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे भरोसे और सद्भावना के साथ स्वीकार करता है, कृतज्ञता के साथ उसे अपनाया जाता है, निजी स्थान में शामिल किया जाता है और बिना प्रश्न किए घर के महत्वपूर्ण हिस्सों में रखा जाता है। इसके बाद इस प्रकार की प्रथाओं में विश्वास रखने वाले लोग कहते हैं कि एक धीमी और पहचानने में कठिन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी कारण ये परंपराएं अवलोकन, जागरूकता और परिवेश की देखभाल के महत्व पर जोर देती हैं, यह याद दिलाते हुए कि घर की रक्षा करना इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम उसमें क्या प्रवेश करने देते हैं। आगे दी गई बातों पर ध्यान दें, क्योंकि कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे केवल अटकल नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं पर आधारित एक चेतावनी माना जाता है। इस सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ ऐसी वस्तुएं मानी जाती हैं जिन्हें उपहार के रूप में स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि विश्वास है कि वे घर के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इनमें अक्सर सजावटी मूर्तियां शामिल होती हैं, विशेषकर वे जिनका आकार मानव या पशु जैसा हो। माना जाता है कि इस प्रकार के प्रतीकात्मक टुकड़े विशिष्ट उद्देश्यों से जुड़े हो सकते हैं और किसी स्थान में निरंतर उपस्थित रहकर कुछ भावनात्मक आवेशों को सुदृढ़ करते हैं। इसी कारण कई लोग अज्ञात स्रोत से आए या ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए सजावटी वस्तुओं के प्रति सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, जिनसे निकट संबंध न हो, चाहे उनका सौंदर्य या आर्थिक मूल्य कुछ भी हो। इन्हीं मान्यताओं के अंतर्गत
उपहार में दिए गए दर्पणों को भी संवेदनशील माना जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में उन्हें गहरा प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया है, यह मानते हुए कि वे केवल भौतिक छवि ही नहीं बल्कि भावनात्मक और ऊर्जात्मक अवस्थाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। कहा जाता है कि दर्पण आंतरिक संवेदनाओं को बढ़ा सकता है और यदि उसे नकारात्मक उद्देश्य से जोड़ा जाए तो असुविधा या आत्मविघटन के चक्रों को बढ़ावा दे सकता है। इसी कारण इन परंपराओं का पालन करने वाले लोग सलाह देते हैं कि ऐसे वस्तुओं को केवल पूर्णतः विश्वसनीय व्यक्तियों से ही स्वीकार किया जाए और उन्हें घर में कहाँ रखा जाए इस पर सचेत रहा जाए। एक और तत्व जिसके प्रति अक्सर संकोच व्यक्त किया जाता है वह है सूखे पौधों या सूखे फूलों की सजावट, विशेषकर जब वे जटिल सजावटी रूपों या गोलाकार आकृतियों में हों। प्राचीन प्रतीकवाद में सूखे पौधे किसी चक्र के समापन और ठहरी हुई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए कुछ आध्यात्मिक धाराएं मानती हैं कि इन्हें घरेलू स्थान में शामिल करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे थकान, उदासी या नवीनीकरण की कमी जैसी भावनाओं को सुदृढ़ कर सकती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार हमेशा ऐसे जीवित या प्राकृतिक तत्वों को चुनने की सलाह दी जाती है जो जीवंतता और गति का संचार करें। अक्सर प्रयुक्त आभूषणों जैसे हार, कंगन या अंगूठियों का भी उल्लेख किया जाता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से माना जाता है कि ये आभूषण लंबे समय तक शरीर के सीधे संपर्क में रहने के कारण उन्हें पहनने वालों की भावनात्मक छाप को संजोए रखते हैं। इसी कारण कुछ लोग आभूषण केवल परिवार के सदस्यों या बहुत करीबी व्यक्तियों से ही स्वीकार करना पसंद करते हैं, इसे केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि विश्वास के आदान प्रदान के रूप में समझते हुए। अंत में इन मान्यताओं में बिस्तर से जुड़े वस्त्रों जैसे तकिए या कंबल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विश्राम को अधिकतम संवेदनशीलता और पुनर्जनन का समय माना जाता है, इसलिए शयन कक्ष के वातावरण को एक अंतरंग स्थान समझा जाता है जिसकी विशेष देखभाल आवश्यक है। इस सांस्कृतिक दृष्टि से सलाह दी जाती है कि इस स्थान में शामिल की जाने वाली वस्तुओं का चयन सावधानी से किया जाए, नए, स्वच्छ और सोच समझकर चुने गए सामान को प्राथमिकता देते हुए, ताकि विश्राम के दौरान शांति, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा मिल सके। कई आध्यात्मिक धाराओं में यह भी माना जाता है कि नींद का समय विशेष रूप से संवेदनशील होता है, क्योंकि उस दौरान शरीर और मन गहरे विश्राम और खुलापन की अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस प्रतीकात्मक दृष्टि से शयन कक्ष का परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो असुविधा उत्पन्न करे वह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, बेचैन सपने ला सकती है या जागने पर लगातार थकान का एहसास करा सकती है। कुछ लोग बताते हैं कि अनिश्चित स्रोत से मिले तकिए या कंबल जैसे वस्त्र शामिल करने के बाद उन्हें अनिद्रा या बार बार जागने की समस्या होने लगी और उन्हें हटाने पर शांति लौट आई। इसीलिए ये परंपराएं विश्राम के लिए निर्धारित स्थान से जुड़ी हर चीज पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश करती है। अक्सर उपहार में मिली मोमबत्तियों के बारे में भी चेतावनी दी जाती है, विशेष रूप से वे जिनके रंग बहुत गहरे हों, जिनकी खुशबू अजीब हो या जिनका रूप असामान्य लगे। सांस्कृतिक रूप से मोमबत्तियों का उपयोग उद्देश्य और एकाग्रता के प्रतीक के रूप में किया गया है, इसलिए केवल उन्हीं मोमबत्तियों को जलाने की सलाह दी जाती है जो शांति और भरोसे का एहसास कराए। यदि इस प्रकार की कोई वस्तु अस्वीकार, असहजता या संदेह पैदा करती है तो कई लोग उसे उपयोग न करने और ऐसे सरल विकल्प चुनने को प्राथमिकता देते हैं जो वातावरण में सुकून लाए। एक अन्य तत्व जिसे गहरे भावनात्मक प्रभाव से जोड़ा जाता है वह है चित्र और पेंटिंग्स। जिन छवियों को हम रोज देखते हैं वे हमारे मनोदशा को प्रभावित करती हैं। इसीलिए कुछ परंपराएं ऐसे चित्रों से बचने की सलाह देती हैं जो उदासी, तनाव या चिंता को दर्शाते हों। घर में ऐसी छवियां लगाना जो सामंजस्य, प्रकाश और संतुलन का भाव दें, भावनात्मक कल्याण के लिए अधिक अनुकूल वातावरण से जुड़ा माना जाता है। व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई कलाकृति भारी या अप्रिय अनुभूति देती है तो उसे प्रदर्शित न करना उचित माना जाता है, भले ही वह उपहार ही क्यों न हो। इसी प्रतीकात्मक संदर्भ में
पुराने खिलौनों या इस्तेमाल किए गए गुड़ियों का भी उल्लेख किया जाता है, विशेषकर जब घर में बच्चे हों। छोटे बच्चे भावनात्मक और पर्यावरणीय संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए किसी खिलौने के आने के बाद उनके व्यवहार में आए किसी भी बदलाव पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। यदि कोई वस्तु डर, अस्वीकार या बेचैनी उत्पन्न करती है तो कई परिवार एहतियातन उसे हटा देना और सुरक्षित व शांत वातावरण को प्राथमिकता देना बेहतर समझते हैं। इन मान्यताओं में पुस्तकों का भी उल्लेख मिलता है, वस्तु के रूप में नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए विषय वस्तु के कारण। माना जाता है कि जिन विचारों और विषयों का हम उपभोग करते हैं वे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसी पढ़ाई से बचना चुनते हैं जो उन्हें विचलित करे या उनके भावनात्मक कल्याण के अनुरूप न हो। क्या पढ़ा जा रहा है, इस पर ध्यान देना मन की रक्षा और आंतरिक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका माना जाता है। अंत में अनिश्चित स्रोत से आए ताबीज या ताबीजनुमा वस्तुओं की भी चर्चा की जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से माना जाता है कि ऐसे वस्तुओं का सकारात्मक मूल्य तभी होता है जब वे विश्वसनीय स्रोत से आए हों और स्पष्ट रूप से शांति का अनुभव कराए। यदि इस प्रकार की कोई वस्तु संदेह पैदा करे या व्यक्तिगत असहजता के द्वार से मेल खाए तो कई परंपराएं उसे हटा देने और सरल अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है जो शांति और स्पष्टता को बढ़ावा दे। इन विचारों को जानने के बाद कुछ लोग सलाह देते हैं कि एक पल रुककर अपने घर को ध्यान से देखा जाए। यह याद करना कि प्रत्येक वस्तु कब आई, किसने दी और उस समय जीवन की स्थिति कैसी थी, पर्यावरण पर चिंतन करने और सचेत निर्णय लेने में मदद कर सकता है। मान्यताओं से परे मुख्य संदेश यही है कि कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, अंतर्ज्ञान की सुनी जाए और ऐसा स्थान बनाया जाए जो शांति, सुरक्षा और संतुलन का संचार करे। इस विराम के बाद ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से यह कैसे पहचाना जाए कि कोई वस्तु वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है या नहीं। इन मान्यताओं में कुछ संकेतों का उल्लेख किया जाता है जो मिलकर विचार करने और सचेत रूप से कार्य करने का निमंत्रण देते हैं। पहला संकेत उस वस्तु के प्रति होने वाली तत्काल और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। जब कोई चीज बिना स्पष्ट कारण के असहजता पैदा करे, देखने में अरुचिकर लगे या अनजाने में उस स्थान से बचने की प्रवृत्ति उत्पन्न करे तो इसे आंतरिक चेतावनी माना जाता है। कई परंपराएं मानती हैं कि अंतर्ज्ञान प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है और इसे नजरअंदाज करने से अक्सर लंबा असंतोष पैदा होता है। एक और संकेत जिसका अक्सर उल्लेख होता है वह है किसी वस्तु के आने और जीवन में कठिन दौर की शुरुआत के बीच का समय संयोग। यदि घर में कोई नई वस्तु लाने के बाद बार बार झगड़े, स्वास्थ्य समस्याएं, भावनात्मक तनाव या आर्थिक कठिनाइयां शुरू हो जाए तो कुछ लोग उस समय हुए परिवर्तनों की समीक्षा करना उचित समझते हैं। यह याद करना कि वस्तु किसने दी, किस उद्देश्य से और किस संदर्भ में, यह आकलन करने में मदद कर सकता है कि उसका आना सार्थक था या अप्रत्याशित। जब उपहार के पीछे कोई स्पष्ट कारण न हो तो इन मान्यताओं के अनुसार अधिक सावधानी बरतना उचित माना जाता है। बच्चों और जानवरों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान से देखा जाता है। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि वे वातावरण को अधिक संवेदनशील और सीधे तौर पर महसूस करते हैं। यदि कोई पालतू जानवर किसी विशेष स्थान से बचता है, किसी वस्तु के पास बेचैन रहता है या कोई बच्चा किसी चीज से जुड़ा डर, असहजता या परेशान करने वाले सपनों की बात करता है तो इन संकेतों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है। मूल विचार यह है कि सुना जाए और देखा जाए, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रियाओं को अक्सर वातावरण के प्रति स्वाभाविक उत्तर माना जाता है। इन मान्यताओं में एक और स्थिति जो चिंता पैदा करती है वह है जब कोई वस्तु असामान्य व्यवहार करती प्रतीत हो, जैसे बिना स्पष्ट कारण के अपनी जगह बदल लेना, गिर जाना या वहां दिखाई देना जहां उसे रखा हुआ याद न हो। शाब्दिक व्याख्या से परे कई लोग इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि वह तत्व स्थान में सामंजस्य नहीं बना रहा और उसे हटाने या कम से कम अधिक ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अंत में यह
देखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि क्या कुछ समस्याएं केवल उसी स्थान पर होती हैं जहां वह वस्तु रखी गई है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष कमरे में बार बार होने वाले विवाद या घर के किसी एक हिस्से से जुड़ा लगातार असहज अनुभव। ऐसे मामलों में कुछ लोग वस्तु को अस्थायी रूप से हटाकर यह देखने का निर्णय लेते हैं कि वातावरण में सुधार होता है या नहीं। यदि ऐसा करने पर अनुभूति बदलती है तो इसे व्यक्तिगत पुष्टि माना जाता है कि वह तत्व घर के संतुलन के अनुकूल नहीं था। इस दृष्टिकोण से एक बार संभावित असहजता के स्रोत की पहचान हो जाने पर शांति और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। कई परंपराएं सकारात्मक और सचेत उद्देश्य के साथ प्रतीकात्मक समापन या भावनात्मक शुद्धिकरण के कार्य करने की अनुशंसा करती हैं। व्यक्तिगत मान्यताओं से परे केंद्रीय संदेश स्पष्ट है। वातावरण पर ध्यान देना, अंतर्ज्ञान की सुनना और किसी भी भौतिक वस्तु से ऊपर व्यक्तिगत और पारिवारिक कल्याण को प्राथमिकता देना। इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे पहले सावधानी और जागरूकता के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। कई प्रतीकात्मक परंपराएं यह सुझाव देती हैं कि जिस वस्तु से संदेह या असहजता उत्पन्न हो उसके साथ सीधे संपर्क से बचा जाए और हमेशा किसी भौतिक अवरोध जैसे दस्ताने या कपड़े का उपयोग किया जाए। इस अभ्यास के पीछे का विचार भय नहीं बल्कि रोकथाम और आत्म देखभाल है, जिसमें इस इशारे को स्वयं और उस तत्व के बीच स्पष्ट सीमाएं तय करने के रूप में समझा जाता है जिसे वातावरण से हटाना है। इन प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में प्रक्रिया को अक्सर क्रमबद्ध क्रियाओं की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो किसी चक्र को बंद करने में मदद करती है। सबसे पहले उपयुक्त आवरण तैयार करने की सलाह दी जाती है, अधिमानतः एक गहरा और मजबूत थैला या कपड़ा जिसका उद्देश्य संधारण और समापन का प्रतीक होना है। इसके साथ ही कई लोग मोटे नमक का उपयोग शुद्धिकरण और निष्प्रभावीकरण के प्रतीकात्मक तत्व के रूप में करते हैं। उसे वस्तु के चारों ओर रखते हुए सफाई और संरक्षण की मंशा को मजबूत करते हैं। अगला कदम इन मान्यताओं के अनुसार शांति के किसी क्षण का चयन करना होता है, चाहे वह अकेले हो या घर में रहने वालों के साथ, और एक स्पष्ट व दृढ़ उद्देश्य वाक्य कहना। इन शब्दों को शाब्दिक जादुई क्रिया नहीं माना जाता बल्कि संरक्षण, समापन और व्यक्तिगत निर्णय की एक सचेत घोषणा समझा जाता है। उद्देश्य यह है कि वस्तु को संभालने से पहले भावनात्मक रूप से क्रिया को सुदृढ़ किया जाए और प्रक्रिया में स्पष्टता लाई जाए। यह घोषणा करने के बाद वस्तु को सावधानी से उठाया जाता है, हमेशा सीधे संपर्क से बचते हुए। कुछ लोग ऐसा करते समय असहज अनुभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसे इस दृष्टि से पहले से मौजूद अस्वीकार से जुड़ी भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है। इसके बाद वस्तु को तैयार किए गए आवरण में रखा जाता है और पूरी तरह से नमक से ढक दिया जाता है, जिससे उससे जुड़ी किसी भी मानी गई भार ऊर्जा के निष्प्रभावीकरण का प्रतीक बनता है। पैकेट को अच्छी तरह सील करने के बाद ये परंपराएं उसे तुरंत घर से बाहर ले जाने की सलाह देती है। निजी स्थान से उसे बाहर निकालना उस संबंध को निर्णायक रूप से बंद करने और वातावरण पर उसके प्रभाव को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। वस्तु का अंतिम गंतव्य मान्यता के अनुसार बदल सकता है, लेकिन साझा सिद्धांत यही है कि वह न तो संपत्ति के भीतर रहे और न ही दैनिक जीवन से जुड़े क्षेत्रों में। जिन मामलों में वस्तु विशेष रूप से तीव्र अनुभूति पैदा करती है, वहां कुछ लोग उसे पहले निष्क्रिय करने का विकल्प चुनते हैं, हमेशा सुरक्षित तरीके से और उपयुक्त औजारों का उपयोग करते हुए। इस इशारे को उससे जोड़ी गई प्रभावशीलता को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ने और उसे पीछे छोड़ने के निर्णय को मजबूत करने के रूप में समझा जाता है। अंत में ये अभ्यास आमतौर पर पूरे स्थान की सफाई के साथ समाप्त होते हैं। इसमें घर को हवादार करना, व्यवस्था करना, भौतिक सफाई करना या ऐसे कार्य शामिल हो सकते हैं जो नवीनीकरण और शांति का संचार करें। अनुष्ठान से परे मुख्य संदेश घर में नियंत्रण, सुकून और कल्याण की अनुभूति को पुनः प्राप्त करना है, पूरी प्रक्रिया को समापन और आत्म देखभाल के एक सचेत कार्य के रूप में समझते हुए। इस प्रतीकात्मक दृष्टि से यह माना जाता है
कि समस्या उत्पन्न करने वाली वस्तु के घर से निकल जाने के बाद भी उस स्थान से जुड़ी कुछ शेष अनुभूतियां रह सकती हैं। इसलिए कई परंपराएं स्थान की ऊर्जा को नवीनीकृत करने के उद्देश्य से वातावरण की गहरी सफाई की सलाह देती हैं। एक सामान्य अभ्यास प्राकृतिक सुगंधित तत्वों जैसे पारंपरिक जड़ी बूटियां या लकड़ियों का उपयोग करना है, जिनके धुएं को सांस्कृतिक रूप से शुद्धिकरण से जोड़ा जाता है। हर कमरे में, विशेषकर उस क्षेत्र में जहां वस्तु रखी थी, यह करते समय नवीनीकरण, संरक्षण और कल्याण की भावना को मजबूत करने वाले सकारात्मक कथनों के साथ प्रक्रिया की जाती है। इस दौरान घर को हवादार करना पुराने को विदा करने और ताजी हवा से नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रारंभिक सफाई के बाद कुछ धाराएं घर के प्रमुख स्थानों जैसे कमरों के कोनों में एक निर्धारित समय के लिए मोटा नमक रखने का सुझाव देती है। इसे किसी भी शेष भार को प्रतीकात्मक रूप से अवशोषित करने का तरीका समझा जाता है। उस अवधि के बाद नमक को हटा देना प्रक्रिया के समापन का हिस्सा होता है, यह दर्शाते हुए कि स्थान नवीनीकृत और मुक्त हो चुका है। आत्म देखभाल भी इन अभ्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई लोग मानते हैं कि विश्राम और भावनात्मक सफाई के लिए व्यक्तिगत समय निकालना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक सचेत स्नान या आराम का अनुष्ठान। उद्देश्य अनुभव से जुड़ी किसी भी असहज अनुभूति को छोड़ना और शांति, सुरक्षा व आंतरिक संतुलन की भावना को पुनः प्राप्त करना है। इन विशिष्ट कार्यों से परे निवारक दृष्टिकोण को घर की सामंजस्य बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। सामान्य सिफारिशों में स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना, जीवित पौधों जैसे प्राकृतिक तत्वों को शामिल करना और रोजमर्रा के वातावरण का हिस्सा बनने वाली वस्तुओं की समय समय पर समीक्षा करना शामिल है। इन कार्यों को हल्के और सुखद वातावरण को बढ़ावा देने का तरीका समझा जाता है। यह भी रेखांकित किया जाता है कि घर में आने वाली हर चीज की सचेत समीक्षा करने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए किसी उपहार को देखने, उसके स्रोत पर विचार करने और यह महसूस करने के लिए एक पल लेना कि वह कैसा लगता है, यही तय करने के लिए पर्याप्त होता है कि वे उसे अपने स्थान में शामिल करना चाहते हैं या नहीं। अंतर्ज्ञान को एक वैध मार्गदर्शक माना जाता है और उसे सुनना सीखना बिना लंबी व्याख्याओं के स्पष्ट सीमाएं स्थापित करने में मदद करता है। पारिवारिक संदर्भ में ये मान्यताएं संचार और शिक्षा पर जोर देती हैं, विशेषकर बच्चों के साथ। उन्हें वस्तुएं स्वीकार करने से पहले पूछने की आदत सिखाना और घर के भीतर विश्वास को बढ़ावा देना सामूहिक देखभाल का एक रूप माना जाता है। अंततः यदि कोई अनुभव किसी विशेष संबंध के प्रति अविश्वास पैदा करता है, तो कई परंपराएं व्यक्तिगत संबंधों पर शांति से विचार करने और हमेशा भावनात्मक कल्याण तथा वातावरण की शांति को प्राथमिकता देने का निमंत्रण देती है। सार रूप में यह पूरा दृष्टिकोण एक केंद्रीय संदेश के इर्द गिर्द घूमता है। घर की देखभाल करना, मन, भावनाओं और संबंधों की देखभाल करना भी है। ऐसा स्थान बनाना जहां शांति, जागरूकता और सकारात्मक उद्देश्य प्रमुख हों, कई लोगों के लिए यही संरक्षण का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें उससे सीधे टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तुम्हें जो करना है वह है उस व्यक्ति से हर तरह का संपर्क पूरी तरह काट देना। दूर हो जाओ, उसे अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दो, उसके संदेशों या संपर्क के किसी भी प्रयास का जवाब मत दो। खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखो। अंतिम ज्ञान, भय नहीं विवेक, मैं एक चिंतन के साथ समाप्त करना चाहता हूं जिसे तुम्हें अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है, जहां छिपी हुई मंशाएं होती हैं, जहां कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं जबकि परछाइयों में तुम्हारे विरुद्ध काम करते हैं। यह तुम्हें न तो भयभीत बनाए और न ही हर किसी पर संदेह करना सिखाए, लेकिन यह अवश्य तुम्हें बुद्धिमान विवेक सिखाए। भोला होना और सावधान होना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भोलेपन से तुम असुरक्षित हो जाते हो, सावधानी तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारे जीवन में मिलने वाले अधिकांश उपहार सच्चे होते हैं,
वे वास्तविक प्रेम, शुद्ध इरादों और सच्ची उदारता से जन्म लेते हैं। लेकिन जो कुछ गिने चुने उपहार ऐसे नहीं होते, वे असमानुपातिक और विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन फिल्टरों को लागू करना पूरी तरह सार्थक है। इस संवेदनशीलता को विकसित करना जरूरी है। इन सुरक्षा उपायों को सक्रिय रखना आवश्यक है। बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी कभी किसी उपहार को ठुकरा देना उस एक उपहार को स्वीकार करने से कहीं बेहतर है जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह नष्ट कर सकता है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, एक तीक्ष्ण विवेक का, ताकि तुम सच्चे को पहचान सको और केवल भेष में छिपे हुए को अलग कर सको। उस साहस का जिससे तुम सामाजिक दबाव की परवाह किए बिना उस चीज को अस्वीकार कर सको जो सही नहीं लगती। तुम्हारे घर पर दिव्य संरक्षण का जो हर अंधकारमय प्रभाव को स्वतः दूर कर दे। तुम्हारा स्थान एक अजेय पवित्र स्थल बने। केवल वही भीतर आए जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए हो। तुम गहन शांति में जियो, यह जानते हुए कि तुम सुरक्षित और सजग हो। अब मुझे तुमसे एक और काम चाहिए। टिप्पणियों में जाकर लिखो, मेरा घर हर अंधकार से सुरक्षित एक पवित्र स्थल है। इसे अभी लिखो। यह तुम्हारी दूसरी सुरक्षा घोषणा है। और टिप्पणियों में मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा उपहार मिला है जिसने तुम्हें असहज महसूस कराया? क्या किसी वस्तु के घर में आने के बाद तुमने कभी ऐसे समस्याएं अनुभव की हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था? नीचे अपनी कहानी साझा करो। तुम्हारा अनुभव दूसरों को संकेत पहचानने में मदद कर सकता है और मिलकर हम इस प्राचीन ज्ञान को साझा करके स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। यदि इस वीडियो ने तुम्हारी मदद की, यदि इसने तुम्हारी आंखें खोली और तुम्हें स्वयं को सुरक्षित रखने के साधन दिए, तो अभी लाइक करो। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसा प्राचीन ज्ञान प्रकट करता रहूंगा जो सचमुच तुम्हारा जीवन बचा सकता है। कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए नोटिफिकेशन चालू कर दो। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें तुम प्यार करते हो, अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ। यह जानकारी उन्हें उन खतरनाक स्थितियों से बचा सकती है जिनसे वे अनजान हैं। केवल इस ज्ञान को साझा करके तुम किसी की जान भी बचा सकते हो। अगले वीडियो में मैं तुम्हें वे 3 सटीक वाक्य बताने वाला हूं जो किसी भी जादुई हमले को पूरी तरह रोक देते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये प्राचीन शक्ति के शब्द हैं जिन्होंने पीढ़ियों की रक्षा की है। इसे मिस मत करना। तुम्हारी अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हारी विश्वसनीय मार्गदर्शक बनी रहे। तुम्हारा घर एक अभेद्य किला बने। प्रकाश के भेष में छिपा कोई भी अंधकार फिर कभी तुम्हारे मार्ग को पार न कर सके।